आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई से विशेष बिंदुओं पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सहायक आचार्य 2024 हिंदी विषय से क्या है, हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप लोग शुरू से ही हमारी प्रैक्टिस सीरीज से जुड़े हुए होंगे तो हमने यहाँ पर देखिए आपको काव्य शास्त्र के संबंध में 10 वीडियो करा दी हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको चाहे भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वान हो, उनके संप्रदाय, उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनके मत, उनके पुस्तकों के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कराए हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, हमने एक नई इकाई स्टार्ट की है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस इकाई से क्या है, हमने आपको 2 सेट करा दिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेट में क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको जो थ्योरी है उसे समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की मांग थी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या है आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कराएं तो आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक। तो जो हमारी पहली क्लास थी वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा में जितने भी ग्रंथ आते हैं उसके ऊपर थी। उसके बाद जो हमारी क्लास दूसरी थी उसमें क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जिन जिन महत्वपूर्ण विद्वानों ने किया, ठीक है। तो उस विषय में बताया कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, किन कवियों को इन्होंने आदिकाल में रखा, किन को भक्ति काल में रखा, है ना, तो क्या विशेषताएं नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है हमने आपको बताई। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें भी क्या है, हम काल विभाजन के ऊपर संक्षेप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, काल विभाजन और नामकरण आपको सिर्फ उन्हीं विद्वानों को कराया जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो चलते हैं अपने आगे क्लास में की ओर। तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन महत्वपूर्ण काल विभाजन है, याद रखेंगे। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, यूजीसी नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीएचडी का, एंट्रेंस एग्जाम, सभी में क्या है, यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो लगना होता ही है, ठीक है। बात करें हम मिश्र बंधुओं की, तो देखिए मिश्र बंधुओं में कौन कौन से राइटर आते हैं। सबसे पहले मिश्र बंधु हैं कौन, तो देखिए इसमें 3 भाइयों ने क्या है सहलेखन किया है, इसलिए क्या है ना मिश्र बंधु बोला जाता है। अगर बात करें इनके नाम की, तो सबसे पहले बड़े भाई का नाम जो है गणेश बिहारी मिश्र, है ना, क्योंकि नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं श्याम बिहारी मिश्र। तीसरे नंबर पे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तो ये आपको देखिए, कहीं आपको सुखदेव देखने को मिल रहे हैं, कहीं आपको सुखदेव देखने को मिल रहे हैं, ये भी आप डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या है जो ग्रंथ दिया, साहित्य इतिहास परंपरा में जो अपना ग्रंथ दिया, वो मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ का नाम भी आपको पता होना चाहिए, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रकाशन है, इसमें जो 3 भाग थे, देखिए 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। देखिए 3 भाग जो हैं उनका प्रकाशन कब हुआ, 1913 में। वही चौथे भाग का जो प्रकाशन है वो कब हुआ, 1934 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। हालांकि हमने ये जो पहली क्लास कराई है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो उसमें आपको रचनाएं जब हमने कराई हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं डिटेल में आपको, है ना। लेकिन क्या है, हमने फिर से यहाँ पे आपको क्या है रिवीजन कराया है। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है कई बार। देखिए प्रारंभिक काल, ठीक है, तो प्रारंभिक काल इन्होंने किसे माना है, आदिकाल को, ठीक है। जैसे पूर्व प्रारंभिक काल, अब देखिए इन्होंने प्रारंभिक काल में भी 2 कालों को दिखा दिया कि प्रारंभिक काल में जो पूर्व प्रारंभिक काल था, यानी कि प्रारंभिक काल से जो पहले का जो काल था, उस समय जो रचनाएं लिखी गई, तो इसमें देखिए टाइम पीरियड उन्होंने लिखा है विक्रम संवत 700 से लेकर 1343 तक। टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1343, ठीक है, विक्रम संवत है। उसके बाद देखिए उत्तरारंभिक काल, इसका टाइम पीरियड देखें तो 1344 से 1444 विक्रम संवत, ठीक।
तो इन्होंने देखिए आदि काल में दो कालों को विभाजित कर दिया, जिसका नाम दिया प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल में जब दो कालों को विभाजन किया तो पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक है, वही बात करें माध्यमिक काल, तो देखिए माध्यमिक काल से तात्पर्य क्या है हमारा, भक्ति काल से। तो भक्ति काल में जो राइटर आए है ना, जो कवि आए, जो लेखक आए, तो उनके संबंध में रचनाएं लिखी गई। अब देखिए पूर्व माध्यमिक काल यानी कि जब आपकी भक्ति काल की स्टार्टिंग हो रही थी, तो उससे पहले जो राइटर थे, ठीक है, जिन्होंने भक्ति पर लिखा, तो उस विषय में है। तो इनका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है विक्रम संवत 1445 से 1560 तक। याद रखेंगे ये सब चीजें। वहीं अब हम देखें प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, जब भक्ति काल में रचनाएं आपको जो साहित्य लिखा जा रहा था वो प्रगाढ़ था। प्रगाढ़ से तात्पर्य क्या था कि वो संस्कृतनिष्ठ या कह लें मानकीकृत रूप में देखने को मिल रहा था। तो उसका जो टाइम पीरियड है कितना है, विक्रम संवत 1561 से 1680 तक। ठीक है, याद रखना है चीज़ें। भाई अलंकृत काल, देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। जैसे बन जाता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु विनोद। अलंकृत काल से किस काल का आपका जो तात्पर्य है वो किस काल से है, तो किससे है, रीति काल से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे प्रारंभिक काल क्या है आपका, आदि काल। ठीक, माध्यमिक काल क्या है आपका, भक्ति काल। ठीक है, और अलंकृत काल क्या है आपका, रीति काल। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्रियेशन हो गए, मिश्र बंधु हो गए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले के जितने भी काल विभाजन हुए उन सभी को एक मानक के रूप में, है ना, उन्होंने जो कसा है, कसा से तात्पर्य क्या है, एक सुनिश्चित रूप जो प्रदान किया है, वो किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने। वरना देखिए पहले प्रारंभिक काल के दो भाग इन्होंने कर दिए, माध्यमिक काल के दो भाग कर दिए, अलंकृत काल के दो भाग कर दिए, है ना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि प्रारंभिक काल में क्या है, आदि काल को उन्होंने बोला, और आदि काल में क्या है, उन सभी रचनाओं को रख लिया जो आदि काल में लिखी गई। उन्होंने कोई भी काल विभाजन नहीं किया, ताकि क्या है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना रहे। ठीक है, इसीलिए उनके काल विभाजन को श्रेष्ठ मानते हैं। वही बात करें अलंकृत काल, तो जैसे मैंने बताया रीति काल को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली है कि अलंकृत काल ही क्यों कहा गया रीति काल को, क्योंकि देखिए इस समय क्या है, जो भी रचनाएं हो रही थी, मैंने आपको बताया रीति काल में एक तो क्या है श्रृंगार के ऊपर लिखा जा रहा था, दूसरा क्या है रीतियों नीतियों के ऊपर भी लिखा जा रहा था, जिसमें कुछ विद्वान तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ दिखाने में लगे थे कि उन्होंने जब कविता लिखी तो ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, इतने अलंकारों का प्रयोग किया, जिससे जो सजगता है, जो सादगी है, कविता ने खो दी। देखिए उनमें सबसे ज्यादा नाम आता है केशवदास का। केशवदास की जो कविताएं हैं वो अपने आप में ही कठिन है, इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ये कथन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अलंकृत काल को दो भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल। तो देखिए इसकी जो समय अवधि बताई है इन्होंने 1681 से लेकर 1790 तक। ठीक है, संवत क्या है, ये विक्रम संवत में है सारा, ये भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर अलंकृत काल में देखिए इसका जो समय अवधि है विक्रम संवत 1791 से लेकर 1889 तक। ये क्या है आपके उत्तर अलंकृत काल की समय अवधि है। इस टाइम पीरियड में जो भी रचना लिखी गई वो इस काल में देखने को मिलती हैं। वही देखिए परिवर्तन काल। अब देखिए परिवर्तन काल कैसे है, देखिए परिवर्तन काल की समय अवधि है विक्रम संवत 1890 से 1925। देखिए परिवर्तन काल में क्या है, इसमें मिश्र बंधु विनोद ये मानते हैं, सॉरी विनोद नहीं, इनकी रचनाएं ये तो मिश्र बंधु ये मानते हैं कि जो भी काल आए, जैसे प्रारंभिक काल यानी कि आपका आदि काल, माध्यमिक यानी भक्ति काल, अलंकृत काल, रीति काल, ठीक है, हर काल में देखिए अपनी एक प्रासंगिकता थी, एक मुद्दे पर ऊपर ही लिखा जा रहा था। लेकिन परिवर्तन काल एक ऐसा काल माना जाता है जो आपके आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। और आधुनिक काल में आप देखिए, आधुनिक काल में हर विषय पे लिखा गया है, चाहे आपके भक्ति पर हो, चाहे आपके राष्ट्र प्रेम पर हो, चाहे स्त्री के ऊपर हो, सौंदर्य के ऊपर हो, प्रकृति के ऊपर हो, है ना, विद्रोह के ऊपर हो, क्रांति के ऊपर हो, हर चीज आपको आधुनिक काल में मिल जाएगी। इसीलिए आधुनिक काल को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि एक आधुनिक काल ही ऐसा काल है जिसमें सभी रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो रीति काल के बाद क्या है,
कुछ विद्वान ऐसे थे जो नारी सौंदर्य और श्रृंगार से बाहर निकलने लगे। उन्होंने क्या है जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उस पर लिखना स्टार्ट किया, है ना। तो ये सारी रचनाएं तो किसमें आ गई, परिवर्तन काल में। अब परिवर्तन काल के बाद क्या है आपका वर्तमान काल, यानी कि आधुनिक काल। ये भी याद रखेंगे कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो किसने कहा है, मिश्रबंधु ने। ठीक है, टाइम पीरियड देखिए विक्रम संवत 1926 तक। तो आधुनिक काल में आप आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु युग को देखते हो, द्विवेदी युग को देखते हो, छायावादी को देखते हो, छायावादोत्तर में भी देखिए आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, नवलेखन, है ना। और अभी भी देखिए नवलेखन ही चल रहा है। तो आधुनिक काल अपने आप में ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर युग की अपनी एक विशेषता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज पर नहीं रह गया। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं आपको, भारतेंदु युग में देखिए देश प्रेम पर सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से हुई है। हालांकि रीति काल में भूषण ने लिखा, लेकिन भारतेंदु युग में राष्ट्र प्रेम अधिक देखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने सिर्फ राष्ट्र प्रेम पर ही लिखा, नहीं, उन्होंने देखिए स्त्री शिक्षा पर भी लिखा, प्रेम पर भी लिखा, भक्ति पर भी लिखा, तो सब चीज मिली भारतेंदु युग में। ठीक है, वहीं द्विवेदी युग में देखिए, द्विवेदी युग में क्या था कि वैज्ञानिकता को और जो मानकीकरण को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन लिखा उसमें भी गया, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए क्या है आधुनिक काल को श्रेष्ठ माना जाता है। और आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है, मिश्रबंधु ने। तो याद रखेंगे ये अलंकृत काल, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्रबंधु ने। प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्रबंधु ने। ठीक है, माध्यमिक काल किसने कहा, भक्ति काल को। तो ये सारी चीज, ठीक है, तो आपको ये विभाजन याद हो गया होगा। आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। देखिए ये टाइम पूछा जाता है कि पूर्व प्रारंभिक काल की जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वो क्या है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले विभाजन पर। तो देखिए अगला जो विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, तो अगर विभाजन देखें तो उन्होंने देखिए आदिकाल, तो आदिकाल में देखिए इन्होंने क्या समय अवधि रखी है कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक जो भी साहित्य रचा गया, जो भी कवि हुए, जिन्होंने रचना की 14वीं सदी के मध्य तक, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके आदिकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, भक्ति काल में इन्होंने क्या कहा कि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक जो भी साहित्य रचा गया, ठीक है, इस काल के दौरान जो जो कवि आए वो किसके अंतर्गत आएंगे, भक्ति के अंतर्गत। देखिए मैं आपको फिर से कह दूं कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है। ठीक है, जो समाज में घटित होता है वही हमें साहित्य में देखने को मिलता है। उदाहरण मैं अभी का दे दूं, अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर जो भी क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मानसिक तनाव बन रहा है, तो आप देखिए अभी के जो राइटर हैं। दूसरी बात, अभी जो प्रेम का जो स्वरूप अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं, तो इस पर देखिए कई सारे लेखक खुलकर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं खुलकर, क्योंकि ये चल रहा है ना। तो समाज में जो घटित चीजें होती हैं वो साहित्य में दर्शती हैं। ठीक है, साहित्य समाज का आईना होता है, समाज में जो होगा वो साहित्य में नजर आएगा। ठीक है, वहीं रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल का समय अवधि देखिए 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य क्या है, इन्होंने रीतिकाल में जो कवि आए जिनका साहित्य रचा गया इस टाइम समय अवधि के अंतर्गत, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके रीतिकाल। दूसरा देखिए सबसे अच्छा देखिए इन्होंने आधुनिक काल का जो विभाजन किया है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। और आधुनिक काल में जो हम विभाजन श्रेष्ठ मानते हैं, किसको मानते हैं, नगेंद्र को। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया, वो आधुनिक काल तक उन्होंने किया, लेकिन आधुनिक काल का जो विभाजन किया है वो डॉक्टर नगेंद्र ने अच्छा किया है। तो इन्होंने देखिए आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य तक माना। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने देखिए पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, जिसे उन्होंने कहा भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग को ना पुनर्जागरण काल क्यों कहा, जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि रीतिकाल के बाद का जो युग स्टार्ट हुआ, आपका आधुनिक काल स्टार्ट हुआ। तो आधुनिक काल में भी अगर जिसे प्रसिद्धि मिली पुनर्जागरण काल को, क्यों मिली, क्योंकि इस काल में देखिए राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम पर क्या है, रचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उससे पहले जैसा कि आपको पता है उस समय क्या पृष्ठभूमि रही थी भारत की, ब्रिटिश का शासन था, अत्याचार हो रहे थे। तो जो साहित्यकार निकले उन्होंने क्षुब्ध होकर क्या एक लेखनी चलाना स्टार्ट किया, और उन्होंने व्यंग के थ्रू कटाक्ष भी किए, और जिन्होंने सीधे सीधे उन पर लिखा, तो ऐसे साहित्यकारों को
जेल भी जाना पड़ा, उन पर अत्याचार भी हुए। इसीलिए क्या है, जो साहित्यकार थे उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से रचनाएं स्टार्ट करना शुरू कर दी, और कविता के माध्यम से क्या है, जो जनता है उसे जगाने का प्रयास किया, है ना। तो इस युग में क्या है, भारतीय हिंदू युग में क्या है, जनमानस को राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति जो कर्तव्य हैं, है ना, तो उनके प्रति जगाया। तो ये सारी चीजें, इसी कारण क्या है, इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए ना तो कोई श्रृंगार को लिखा गया, प्रेम लिखा गया, लेकिन श्रृंगार का वो रूप नहीं लिखा गया जो रीति काल में लिखा गया, है ना। रीति काल में श्रृंगार ने विलासिता को अपना लिया था, है ना, जो एक अपने आप में ही गलत है। ठीक, दूसरी बात देखें, टाइम पीरियड की बात देखें, और टाइम पीरियड देखिए इन्होंने बताया है 1857 से 1900 ईस्वी तक क्या है आपका भारत हिंदी युग रहा। उसके बाद देखिए जागरण सुधार काल, देखिए पुनर्जागरण बोला जाता है भारत हिंदी युग को, और जागरण सुधार काल किसे बोला है, द्विवेदी युग को। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, तो जैसा कि अगर आपने हिंदी साहित्य में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जैसा आपको पता होगा, भारत हिंदी युग में क्या था कि ब्रज भाषा में आपका गद्य भी लिखा जा रहा था और पद्य भी लिखा जा रहा था। ठीक है, खड़ी बोली में आपका गद्य लिख रहे थे, और जो ब्रज भाषा है उसमें पद्य लिख रहे थे। कुछ कुछ राइटर ऐसे थे जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा को मिक्स करके क्या है, गद्य की रचना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने खड़ी बोली को महत्व दिया। उन्होंने कहा चाहे गद्य हो या पद्य हो, खड़ी बोली में दोनों में रचनाएं हो सकती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप साकेत को ले लीजिए, है ना, साकेत को ले लीजिए, खड़ी बोली में रचित है और एक महाकाव्य है, उसकी रचना किसने की है, मैथिशरण गुप्त ने। ठीक, तो अब सुधार कैसे किया गया, देखिए जो जो कवि उस समय थे वो जो रचनाएं लिख रहे थे वो अपने बर्तनी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कुछ भी शब्द लिख रहे थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना ये था कि आप साहित्य लिख रहे हो तो भाषा तो साहित्यिक रखिए, है ना, भाषा तो साहित्यिक रखिए। तो यही चीज है कि भाषा का मानकीकरण अगर असल रूप में देखा जाए तो द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी युग में देखिए आपको इतिवृत्तात्मकता मिलती है, वैज्ञानिकता मिलती है, गहन अध्ययन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें मिलती है, द्विवेदी युग में। तो भाषा में जो सुधार हुआ, जो जो कमियां साहित्य में आ रही थी तो उनका सुधार हुआ। इसी कारण क्या है, नगेंद्र ने से जागरण सुधार काल कहा है। अगर समय अवधि की बात करें तो 1900 से लेकर 1918 क्या है, ईस्वी क्या है, इसकी समय अवधि है। अब छायावाद युग, अब ये छायावाद में क्या है, प्रकृति के ऊपर लिखा गया, नारी सौंदर्य के ऊपर लिखा गया, प्रेम के ऊपर लिखा गया, अध्यात्म के ऊपर लिखा गया। अध्यात्म में देखिए महादेवी वर्मा, है ना, अज्ञात प्रियतम, तो ये क्या है, अध्यात्म ही तो है। तो इसके ऊपर लिखा गया किसमें, छायावाद युग में। देखिए प्रकृति चित्रण के नाम से ही छायावाद जाना जाता है, लेकिन प्रकृति चित्रण के साथ प्रेम सौंदर्य ये तो आपके प्रकृति चित्रण में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, स्त्री शिक्षा, ठीक, राष्ट्र प्रेम और अध्यात्म के भी दर्शन आपको छायावाद में मिल जाएंगे। ठीक, बात करें छायावादोत्तर, आप देखिए छायावाद के बाद कौन कौन से जो काल आए, प्रगति काल। ठीक है, प्रगति काल में देखिए क्या हुआ, अब सब लोग देखिए प्रकृति के ऊपर लिख रहे हैं, नारी सौंदर्य के ऊपर लिख रहे हैं, प्रेम के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा निकला जिन्होंने क्या है, निम्न वर्ग पर जो अत्याचार कर रहा है पूंजीवादी वर्ग या संपन्न वर्ग या उच्च जातियां, तो उनके ऊपर उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया कि कैसे वो निम्न वर्ग का शोषण करते हैं और निम्न वर्ग उस चीज़ को सहता रहता है। अगर ये विद्रोह कर दें तो इतने अत्याचार ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रगति काल में लिखी गई। प्रयोगवाद में देखिए, जब प्रयोगवाद का जन्म हुआ तो प्रयोगवाद में क्या है, नए नए प्रतिबिंबों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी आपको पता होंगे, अज्ञे हैं। ठीक है, तो आगे का मानना ये था कि आप वही बिंब ले रहे हो, वही शब्दों का चयन, आप नए शब्दों का चयन कीजिए, नई शब्दावली बनाइए। तो नए जो प्रयोग हुए वो कब से हुए, अज्ञे की रचनाओं से। ठीक है, तो इनके ही उससे क्या है, प्रयोगवाद का जन्म हुआ। दूसरा है नवगीत, यानी कि नए गीतों की विधा। ठीक है, नवलेखन जो वर्तमान में चल रहा है, नए नए शीर्षकों पर लिखना, नए नए क्षेत्रों पर लिखना, ये सारा। तो आधुनिक काल का जो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया है, नगेंद्र ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको नगेंद्र के विषय में बताया।
आगे देखिए, एक और हमारे महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनके विषय में भी देख लें। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन। देखिए इन्होंने क्या आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, याद रखेंगे। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। सिर्फ देखिए इन्होंने आदिकाल में ही थोड़ा चेंज किया है नाम में, अपभ्रंश काल। बाकी इन्होंने भक्ति काल का जो टाइम पीरियड बताया है सन 1400 से लेकर 1650 तक, और रीति काल का सन 1650 से लेकर 1897 तक, 57 तक, और आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1857 तक। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको बच्चन सिंह, नगेंद्र, मिश्र बंधुओं द्वारा जो वर्गीकरण है, काल विभाजन है, जो नामकरण है, उस विषय में बताया। इसके साथ साथ ही आदिकाल हो या भक्ति काल हो, कैसे इसका विभाजन इन लोगों ने किया, तो इसके संबंध में भी आपको संक्षेप में जानकारी दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी इतिहास लेखन की परंपरा को समाप्त किया। उसके बाद हमने क्या, जो काल विभाजन है, महत्वपूर्ण विद्वानों का नामकरण है, उसको पढ़ा। अब देखिए शॉर्ट में हमने ये चीज़ें आपको बता दी। अब जो हमारी आगे क्लास होगी, जैसा कि हम चला रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, अब इन्हीं पर ही क्या है, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप बने रहें अपने चैनल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।